नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है फिलिस्तीन का झंडा, सियासत का टंटा। क्या है पूरा मसला और क्यों न सिर्फ भोपाल बल्कि सहारनपुर और तमाम जगहों पर ये मसला उठता रहा। पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा पहली बार लहराया गया हो। जो तस्वीरें भोपाल से निकलकर आईं वो पहले भी आ चुकी हैं और इन तस्वीरों को लेकर जो आरोप है वो भी पहले जैसे ही है। लेकिन इस बार जो अलग है वो है इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया, जो डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव है। देश के संवैधानिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और प्रियंका जी ने भी मानवीयता के बात को रखने का काम करा था। जिस तरीके से युद्ध होते हैं वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है। कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने भी कि भैया आप फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं लिख सकते? भैया सबकी अपनी भावनाएं हैं। फिलिस्तीन देश में भी ईद मनाई जा रही, वहां के लोग दुखी हैं। क्या हमारा दुश्मन है क्या भारत देश का, या फिलिस्तीन ने क्या हमारे ऊपर बमबारी कर दी है? अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव क्यों है, तो इसकी एक वजह प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें हैं जब वो फिलिस्तीन के झंडे वाला हैंडबैग लेकर संसद में पहुंची थी। भोपाल में जब नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने की तस्वीरें आई तो मंत्री विश्वास सारंग ने प्रियंका गांधी की इसी तस्वीर की याद दिलाकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। देखिए, ऐसे जो लोग हैं जानबूझ करके प्रयास करते हैं जिससे समाज में वातावरण बिगड़े। देशद्रोही काम करने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ शासन और प्रशासन गंभीरता के साथ इस देश के अंदर अगर झंडा फहरेगा तो तिरंगा फहरेगा या भगवा फहरेगा और कोई नहीं फहरेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करता है और करेगा। अल्पसंख्यक नेताओं और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों को भी इस तरह के मुद्दों पर अपना रुख और स्पष्ट करना होगा। यदि फिलिस्तीन हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है और वहाँ की हिंसा की शिकार जनता के पक्ष में आवाज उठाना गुनाह नहीं है, तो फिर इस तरह के मुद्दों पर पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आनी चाहिए? तो आपने देखा कि पूरा मसला क्या है और इसको लेकर फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। पहले ये भी समझिए कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का रुख क्या है। भारत फिलिस्तीन को लेकर ये मानता है कि उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलनी चाहिए और भारत ये भी मानता है कि उसे एक अपना अलग राज्य बनाने का संप्रभुता के नाते और जो एक लोकतांत्रिक हक होता है, अधिकार होता है, उसके नाते उसे ये भी राइट है कि वो अपना एक अलग राज्य बनाकर रह सके। यानी फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति बहुत साफ है। फिलिस्तीन और हमास के बीच जब युद्ध हुआ तब भी भारत ने ये कहा साफ तौर पर कि उसकी निंदा की। दोनों तरफ से जो जानों माल का नुकसान हुआ और दोनों तरफ निर्दोष लोगों की जानें गई, भारत ने उसकी कड़ी निंदा की और शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए इस पूरे मसले के समाधान के लिए बात की। अब सवाल ये है कि क्या भारत का मुसलमान बहुत सीधा है? क्योंकि जो लोग झंडे लेकर खड़े हुए थे, शायद उन्हें माफ़ कीजिएगा, वो कोई कूटनीतिक लोग नहीं थे, कोई डिप्लोमेट्स नहीं थे वो, और न ये थे कि वो उन्होंने एमफिल और डीलिट या पीएचडी की है कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के जानकार लोग हैं। किसी ने कहा कि नमाज के वक्त काली पट्टी बांध लो तो बांध ली उन्होंने, वक्फ बोर्ड बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बांध ली उन्होंने, फिलिस्तीन का झंडा लेके खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। ये कौन लोग हैं जो बड़ी चतुराई से ये काम करके किनारे निकल जाते हैं? कोई बुराई नहीं है उसमें। आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो भारत तो कहता ही है ये बात,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमाज के वक्त फिलिस्तीन का झंडा लेकर खड़े हो जाना, तिरंगा भी ले लेते साथ में, इधर फिलिस्तीन का झंडा इधर तिरंगा झंडा, दोनों कहते हैं कि साहब ये दोनों हम चाहते हैं कि भारत इसमें अगुवाई करे और शांतिपूर्वक, लेकिन जो ये करता है वो बहुत चतुराई से ये जानता है कि फिलिस्तीन का झंडा लिए खड़े हुए मुसलमान यहाँ, और दूसरी तरफ से बयानबाजी शुरू हुई। अभी बड़ी चिंताजनक बात ये भी सामने आई कि मणिपुर में जो विवाद हुआ मेतेई और कुकी के बीच में, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई की बड़ी भूमिका रही। उसने फर्जी सोशल वेबसाइट्स बनाई और दोनों तरफ को उकसाने का काम किया। अब कल्पना कीजिए आज सोशल मीडिया जिस तरह से घर घर में पहुंच गया, अगर आईएसआई इसी मसले को लेकर, तमाम मसलों को लेकर फर्जी वेबसाइट्स के सहारे कोशिश करे, यानी कितना संभल कर चलने की ज़रूरत है मुसलमानों को भी, अल्पसंख्यकों को भी और बहुसंख्यकों को भी। पहले हमारे सवाल देख लीजिए, फिलिस्तीन का झंडा लहराने को लेकर आखिर सियासत क्यों? सवाल नंबर 2, क्या फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मकसद तनाव फैलाना है? जिन्होंने जिन हाथों के जरिए ये झंडे नमाज के वक्त नमाजियों तक पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो दिखती है। तीसरा सवाल, मुसलमान नेता और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल इस पर खुलकर क्यों नहीं बोलते? खुलकर तो कांग्रेस भी नहीं बोलती है इस पर। चलिए, जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है काजी सैयद अनस अली, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, और मैं बता दूं कि ये जो मेरे साथ हैं सैयद अनस अली जिनका नाम है, ये हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जितना मैं मोहब्बत करता हूँ मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि उतनी मोहब्बत इनको भी है, और सच्चे राष्ट्रभक्त भी हैं। ये कोई फतवा या तमगा देने का हक मुझे नहीं है, लेकिन इनसे जब भी बात होती है तो ये यही कहते हैं कि साहब ये ज़मीन मेरी भी है, ये मिट्टी मेरी भी है। और शरद जी, जितनी मोहब्बत आपको है, मैं दावा तो नहीं कर सकता कि उतनी मोहब्बत जितनी आपको हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, बिल्कुल हो सकती है। कॉपीराइट थोड़ी है मोहब्बत का। चलिए, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संजीदा हैं, लेखक हैं, तो बड़ी संजीदगी से बात होगी। और साथ ही अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी एक संजीदा लीडर हैं। अनस अली साहब, ये झंडे कहाँ से आ जाते हैं? नमाज का वक्त है, फिलिस्तीन का झंडा लाने का कोई मकसद समझ नहीं आया इसमें, और वक्फ बोर्ड का जो मुखालिफत है, विरोध है, वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन फ़िलिस्तीन के झंडे, और जिस मुल्क में मैं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दोनों तरफ से जो इसको बड़ा वैसा मानते हैं, जो हाथ में लेके खड़े हैं, उन्हें लगता है कि वो कोई मज़हब से जुड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग सोचते हैं कि ये झंडा लेके जो खड़े हैं तो ये हिंदुस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं। क्या इसमें धर्मगुरुओं को सामने आकर सिचुएशन साफ नहीं करनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शरद जी, ईद मुबारक जनाब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, पंकज भाई को, हमारे अजीत भाई को, सभी लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं उन सबको। और अब जो सवाल है अपना, कि ये हकीकत बात है कि फ़लस्तीन का झंडा उनके हाथ में देने वाला कभी सामने नहीं आता। होता ये है असल में कि इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो यूएनओ का मेंबर है जी, और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा जो देश, जो बड़ा आदमी होता है उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। ये हिंदुस्तान की एक खासियत है कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से हिंदुस्तानियों ने किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर कहीं कोई खून रेजी हो रही है, जंग हो रही है, तो उसका हमेशा से बाइकआउट किया, उसकी मुखालिफत की है। ये हिंदुस्तान की एक खासियत है। तो अब फ़िलिस्तीन की भी मुखालिफत की है। अब लोग चाहते तो हैं कि साहब जैसे ईद है या जुमे की नमाज है, नमाज के बाद दुआएं कबूल भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं, तो इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं। होना ये चाहिए था
कि मुनज़्ज़म तरीक़े से, जैसे आज भी दुआ हुई तो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पीस रहे, अमन रहे, ये तमाम दुआएं हुई। इसमें फ़लस्तीन के लिए भी दुआ हुई। अब इसमें कुछ लोग, ये इनकी अक़ल की बात है, ये लोग अपने हाथ में फ़लस्तीन के लिए जो दुआ के लिए अपील करने आते हैं और या झंडा फहरा लेते हैं, ये किस तरीक़े से आते हैं, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कुछ होती है। मैं इन लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है, किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने धर्म गुरुओं से एक मर्तबा बात कर लें, पूछ लें कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये ठीक है। अगर ये वो कहते हैं इसको परमिट करें, परमिशन दें, इजाज़त दें, तो बिल्कुल करें, और नहीं है तो मैं इसमें कोई इतना बड़ा, अब उसको गलत वे में ले जाया जा रहा है। उनका उद्देश्य, उनका मकसद ये नहीं है, कतन ये नहीं है कि फ़िलिस्तीन को खुदा न खास्ता हमारे मुल्क से ऊपर रखा जाए या तिरंगे से ऊपर रखा जाए। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दिन रात यहाँ उठ रहा है, अपने मुल्क की सलामती के लिए पहले दुआ कर रहा है, वो बाद में, उनका मकसद ये है कि जो माएँ वहाँ बिलक रही हैं, अपने बच्चों को खो दिया जिन्होंने, जो नौजवान वहाँ पे सिसक रहे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है और बुज़ुर्गों को खो दिया है, जो बुज़ुर्ग बूढ़े माँ बाप ये कह रहे हैं कि मेरी औलादें ख़त्म हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं, जो वहाँ की न्यूज़ आ रही है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, उसके लिए दुआ की जाए बस। बहुत खूबसूरती से आपने बात की, लेकिन हमास जैसे संगठन जो हिंसा पर खड़े होते हैं, और जब वो हिंसा होती है तो इजराइल भी, मैं नहीं कहूँगा कि वो भी कोई शांति प्रियता दिखाता है, और दोनों तरफ से मारे जाते हैं वो निर्दोष नागरिक जिनका कोई दोष नहीं होता। और यही वजह है कि चाहे गाज़ा पट्टी हो या निकट के इजराइल के शहर, वहाँ हालात नर्क से भी बदतर हो जाते हैं। और अभी जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रमज़ान के वक्त भी वहाँ पानी की हालत बहुत ख़राब थी, ख़ास तौर से अगर हम बात करें उन लोगों की जो इज़राइल के दूसरी तरफ हैं, गाज़ा पट्टी और आगे, उनके लिए मुश्किलात बहुत गंभीर थी। बड़ी संजीदगी से अपनी बात कही है पंकज जी, काजी सैयद अनस अली साहब ने। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? और सवाल ये भी है कि क्यों ना अब ये मसले सीधे धर्म गुरुओं से बात की जाए, उनसे कहा जाए। सरकार की तरफ से कभी कोई रिएक्शन आता नहीं है, यानी इसका मतलब है कि सरकार इसे कोई गंभीर घटना के तौर पर नहीं देखती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मुझे अभी तक याद नहीं है कि राज्य सरकार के किसी प्रवक्ता का फ़ोन आया, कोई स्टेटमेंट आया हो, या दिल्ली से केंद्र सरकार के प्रवक्ता की बहुत चिंताजनक घटना है, जयशंकर साहब ने ये बात कही है कि बहुत ख़राब है, बहुत गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ये मसला आखिर कैसे, ये तो अब ऐसा हो रहा है कि जैसे एक दूसरे को चढ़ाया जा रहा है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले अनस जी को मेरी तरफ से मंगल कामना। आज उनका बड़ा पवित्र त्यौहार है, 30 दिन के उपवास का, तो मेरी तरफ से आप उनसे गले मिल लीजिएगा, क्योंकि मैं दूर हूँ, नहीं तो जरूर उनसे गले मिलता। मेरे पुराने मित्र भी हैं अनस जी, बहुत शुभकामना आपको, मंगल कामना ईद के त्यौहार की। जहां तक शरद जी विषय में शरद जी गंभीरता सिर्फ इसलिए कि आपने एक वर्ड यूज किया था आपकी रिपोर्ट में कि ये डिप्लोमेट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये पपेट है सर। दुर्भाग्य से उन तत्वों की हाथ की कठपुतली है पपेट, जो इनको नचा रहे हैं अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। और जहां तक फिलिस्तीन का विषय है, तो नरेंद्र मोदी जी भारत के इकलौते और अब तक के प्रधानमंत्री जिन्होंने फिलिस्तीन का 18 में दौरा किया। और आज भी मोदी जी ने कहा है कि मानवता और मानवीय आधार पर मानव अधिकार इन सबके पक्षधर हैं। और इजराइल और अमेरिका से की आपत्ति जो गुपचुप तौर पे थी, खुले तौर पर, उसके बाद भी भारत ने खुलकर फिलिस्तीन में इस हमले के बाद मानवीय आधार पर फायदा पहुंचाई। और झगड़ा पीएलओ से नहीं है, पैलेस्टाइन लिबरेशन फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा से या फिलिस्तीन के लोगों से है ही नहीं। हम तो आज भी सरकार का रुख है कि हम उनके साथ खड़े हैं, किसी भी कीमत पर किसी भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध नहीं होना चाहिए। पंकज जी, आपत्ति क्या है कि फिलिस्तीन का झंडा नहीं लेना चाहिए इन लोगों को? शरद जी, अगर फिलिस्तीन का झंडा लेकर खाली एक समाज की बात की जाती है तब आपत्ति होती है, क्योंकि जो तुष्टीकरण का कांग्रेस पर, मेरा तो बहुत खुला आरोप है कि सबके पीछे कांग्रेस है। ये वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर भ्रम पैदा करना, फिलिस्तीन के नाम पर बातचीत करना। बांग्लादेश के समय चुप क्यों हो जाते हैं जब हिंदुओं का कत्लेआम अभी बांग्लादेश में जारी है? भारतीय जनता पार्टी बात करती है, हिंदू संगठन बातचीत करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू लगभग मिटा दिए गए। अल्पसंख्यकों के वोट तो कांग्रेस को मिलते नहीं पंकज जी, तो क्यों सरपरस्ती करेगी कांग्रेस? शरद जी, वो क्यों कर रही है कांग्रेस जाने। वोट मिलते नहीं मिलते, ये वोट बैंक की जो राजनीति है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति शरद जी है ही नहीं।
मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोहब्बत की दुकान, काम हिंदू मुसलमान में बंटवारा करना, तो ये बांटो हिंदू मुसलमान, इस काम पर यदि कांग्रेस पार्टी काम करेगी तो आज जीतू पटवारी जी बोल रहे थे, जितेंद्र पटवारी जी, आप कह रहे हैं कि मैं जितेंद्र क्यों कहता हूँ, जितेंद्र पटवारी जी कह रहे थे कि हम कांग्रेस की नीतियों को, विचारधारा को कुचलेंगे ना, आपके परिवारवाद की विचारधारा को कुचलेंगे, तुष्टिकरण को कुचलेंगे, भ्रष्टाचार को कुचलेंगे, ये सब उसको कुचलने वाली चीज है। भाई भोपाल के किसी उसी समाज के व्यक्ति का फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति दिखाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन खाली फिलिस्तीन का झंडा तो जहां जहां दुनिया में, जो आनंद जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि आज यदि जो प्रार्थना होनी चाहिए थी वो प्रार्थना पूरे विश्व के कल्याण के लिए होनी चाहिए थी, पूरी मानवता हुई, की उसी के लिए शांति, हुई, उसी में एक एडिशन ये भी था। सर मैं तो शरद जी जानता हूं कि प्रार्थना ऐसे करें, हाथ दोनों इस्तेमाल होते, झंडा कहां से पकड़ा गया फिर? बाहर दोनों निकले हाथ तो जा, आपके बाहर निकले दोनों जा, अंदर नहीं था झंडा। जी सर जी, मैं वही आग्रह कर रहा हूँ सर, मेरा आशय वही है कि आप प्रार्थना ऐसे करें, दोनों हाथ आपके व्यस्त हैं, तो ये झंडा लेकर बाद में ये तुष्टीकरण की कांग्रेस पार्टी की के हाथ में खेलने का जो काम कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं, जैसा अनस जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कम से कम एक बार परामर्श कर लेते, सलाह हो जाती, बातचीत हो जाती, शायद स्थिति नहीं आती। तो हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हर जहां पर मानवता का अत्याचार है भाजपा सरकार संगठन उसके विरोध में, लेकिन फिलिस्तीन के नाम पर जिस प्रकार की घटिया और सस्ती तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस के लोग छाती पीट पीट कर जैसे समर्थन कर रहे हैं कि क्या गलत किया। चलिए समझ लेते हैं क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है। पंकज जी, अफगानिस्तान पे क्यों नहीं बोलते अजीत जी लोग? से समझ लेता हूं, क्या सर आप छाती पीट पीट कर समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल झंडा लेंगे, बिल्कुल चलेगा, क्या गलती कर दी, और फिलिस्तीन तो हमारा कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, 2023 में तो खुद हमने, भारत ने ये इसकी सहमति दी है कि उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो आप बहुत मतलब इस बात को लेकर बड़े आप इन्वॉल्व हैं कि झंडा लेना ही चाहिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने के बाद किसी भी पवित्र मौके पर। जी देखिए आदरणीय शरद जी, मैं भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से पवित्र नवरात्रि के त्यौहार और सभी मुस्लिम भाइयों को, प्रदेशवासियों को, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपको, और सबको प्रणाम करता हूँ। जी आदरणीय शरद जी, आपने इतना संजीदगी से सब चीज़ें स्पष्ट कर दी। अनस भाई ने भी बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया, परंतु जो फिजा में जहर घोलने की बात है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। आप अभी एक चीज बोल रहे थे कि मणिपुर में साहब जो हिंसा हुई, उसमें आके पाकिस्तान का हाथ आ गया आखिरकार। ये 2013-14 से आदरणीय शरद जी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार अपनी असफलता का ठीकरा कांग्रेस, नेहरू, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब पे फोड़ती चली है। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय शरद जी ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या फिलिस्तीनी, हमारा फिलिस्तीन जो देश है, क्या दुश्मन देश है? नहीं ना। नहीं, लेकिन आप हमास का समर्थन तो नहीं करेंगे ना भदौरिया साहब? हमास जो तौर तरीके अपनाता है, बंधक बनाता है नागरिकों को इजराइल के, आप उसके साथ तो खड़े नहीं होंगे। जी, किसी भी आतंकवादी या किसी भी हिंसा का कोई भी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कोई भी पार्टी या कोई भी देश को समर्थन नहीं करना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य आदरणीय शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट ही नहीं कर पा रही। एक तरफ तो मोदी जी चुनावी ईदी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लोग, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री इस फिजा में जहर घोल रहे हैं। आप देखिए ना, 2015 में मोदी जी की, यही मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, यूनाइटेड स्टेट में जाके फिलिस्तीनी झंडे को स्थापित करने का समर्थन करते हैं। 2018 में मोदी जी जाते हैं फिलिस्तीन का भ्रमण करने, तो वहां उनको सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया जाता है। और उससे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो वो समर्थन करते कि फिलिस्तीन की जो जमीन इजराइल ने ले ली गई थी, वो इजराइल को वापस करना चाहिए, फिलिस्तीन को वापस करना चाहिए, इजराइल को छोड़ना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? ये देश में हिट एंड रन की नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता कहते हैं औरंगजेब की आदरणीय शरद जी कब्र खोदना चाहिए, कब्र खोदी जाएगी। दूसरी तरफ आरएसएस के बड़े नेताओं से लेके
भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पे मल्लम पट्टी लगाने का काम करते। लेकिन भदौरिया साहब, वो कब्र वहीं की भदौरिया साहब, इसके पहले अभी याद नहीं आता, इसके पहले याद नहीं आता कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, जबकि ये मसला तो आप भी जानते हैं कि हम भी स्कूल के ज़माने से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का ये मसला है। यासेर अराफात आते थे, हिंदुस्तान आते थे, इंदिरा गांधी से जो उनके ताल्लुकात थे वो भाई और बहन के ताल्लुकात कहे जाते थे, और हम देखते थे, हम बड़ा लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते थे। उस समय तो मुसलमानों के हाथ में हमने फ़िलिस्तीन का झंडा नहीं देखा। आखिर इसके पीछे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा तो लगता होगा आपको भी। बिल्कुल, देखिए, आप टिट फॉर टैट होता है, आप क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यही सब चीजें तो मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं आदरणीय शरद जी। हैं, आप देखिए, अभी बीडी शर्मा जी का वक्तव्य मैंने सुना, देखा। बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब तिरंगा ही फहराया जाएगा, देश में भगवा ही फहरा जाएगा। आदरणीय शर्मा जी, जरा आरएसएस वालों से भी पूछ लीजिए, मोहन भागवत जी से, भैया जी जोशी जी से, कि सालों तक आरएसएस कार्यालय पे क्यों नहीं तिरंगा फहराया गया। हमारा निवेदन है, कांग्रेस पार्टी का निवेदन है, अजीत भदौरिया का व्यक्तिगत निवेदन है, उनसे भी मुलाकात करके पूछ लीजिए कि क्यों नहीं सालों साल तिरंगा फहराया गया आरएसएस कार्यालय पे। तो ये डिप्लोमेसी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, फिजा में जहर घोलने का काम करते। आदरणीय शरद जी, मैंने कहा ना कि बिहार चुनाव आ गया तो मोदी जी ईदी बांट रहे हैं, परंतु अपने नेताओं से ये नहीं कह रहे कि भाई फिजा में चलिए, मैं लौटता हूं भदौरिया साहब। पंकज जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? पंकज जी, फिर मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जी बोलिए पंकज, बहुत कम समय है पंकज जी। शरद जी, ये बांटने वाली कांग्रेस पार्टी जीवन भर यही काम करती है, और हमने कब कहा कि फिलिस्तीन भारत का शत्रु है? हमारी विदेश नीति में वो है ही नहीं, शत्रु मित्र है। हम तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पर बात करनी पड़ेगी ना। आखिर आप किस माध्यम से उनसे ये मैसेज पहुंचाएंगे कि भैया आप लोग झंडे मत लीजिए? आपकी आपत्ति झंडे लेने पर है ना, कि नहीं है? इस पर हमारी आपत्ति झंडे पर भी नहीं सर, हमारी आपत्ति कांग्रेस की तुष्टीकरण की उस नीति पर है, जो कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी झंडे के नाम पर, कभी किसी धर्म स्थान के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटती। मैंने इसीलिए कहा कि मोहब्बत की दुकान, काम बांटो हिंदू और मुसलमान, ये कारोबार बंद होना चाहिए। ये जो सियासत का व्यापार, इनकी बांटने की राजनीति, उसको अपोजिशन कहा जाता है। पंकज जी, आप तो बहुत संजीदा राजनेता, आप क्या चाहते हैं कि वो समर्थन करे वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करे? शरद जी, बात अपोजिशन या पोजीशन की नहीं है, बात भारत के हितों की है। क्या भारत के हित में है कि आप यहाँ तुष्टीकरण करो? क्या भारत के हित में भारत को बांटने की बात करो? बोल लीजिए भदौरिया साहब, 15 सेकंड। भदौरिया साहब 15 सेकंड जी। बंद कराया नेहरू जी ने। सुन लीजिए पंकज जी, सुन लीजिए पंकज भैया, जी बोलिए बोलिए पंकज भैया, एक मिनट। हाँ, आदरणीय शरद जी, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो इस देश के या कोई भी बड़ा नेता हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के कपड़ों में से तो बदबू आती है। नहीं सर, ये इस तरह की बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें, ना ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये गलत बयानी। भदौरिया साहब, ये मत करें ऐसी बातें। आज ईद का मौका है, मोहब्बत की बात करें, ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं, ऐसा मत करें। और आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पे ना जाएं। हाँ बोलिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। देखिए, अब ये पर देखिए, मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं आदरणीय, परंतु ये हकीकत है। अभी पंकज भैया ने कहा कि साहब बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या भैया आप चूड़ियां पहने? आपकी सरकार भारत वो देश है, इंदिरा गांधी उसकी प्रधानमंत्री थी। चलिए, मैं लौटता हूँ आप दोनों की तरफ। अनस अली साहब का एक रिएक्शन लूंगा। अनस अली साहब, ये मसला जब उठता है, बात जब भी निकलती है तो दूर तलक जाएगी, और ये जाती है। पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि झंडा देने वाले कौन है, और क्यों मुस्लिम समाज के ये लोग, जिनको मैं फिर कहता हूं, जिन्हें माफ़ कीजिएगा, जिन्हें मालूम भी नहीं होगा कि फ़िलिस्तीन क्या है, इजराइल क्या है, गाज़ा पट्टी कहाँ है नक्शे पर, वो बेचारे झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। मीडिया का तुरंत ध्यान खिंच जाता है, मीडिया के कैमरे दिखाते हैं सहारनपुर से लेके भोपाल तक, भोपाल से लेके और दूसरी जगह तक, और पूरी ऐसी हवा फैल जाती है कि भारत के मुसलमान जो हैं फ़िलिस्तीन का झंडा लेके खड़े थे। आखिर सर, इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो सकता है, और जो भारत के दुश्मन मुल्क हैं
उनका इंटरेस्ट हो सकता है कि भारत में इसको लड़ाया जाए, दोनों ही बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को, और इनको लड़ाने में जाहिर तौर पर उनका फायदा है। देखिए, बड़ी सच्चाई के साथ एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि असल में जो कौम है, इससे बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे मेरी बात से, हो सकता है नहीं माने, मगर मैं हकीकत ये बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान की आवाम जो है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ये आवाम जो है ना, ये बड़ी भोली भाली सीधी सादी, ख़ास तौर से मुसलमान तो बहुत ही ज़्यादा है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उनको इतनी समझ नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप इसको। मसला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से जिस तरीके से जो बात कह दी जाती है, असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने मुसलमानों को कभी कम्युनिटी के तौर पे लिया ही नहीं, उन्होंने हमेशा उसको फुटबॉल समझा। मैं आज का एक इंसिडेंस बताऊं आपको। ताजुल मसाजिद के अंदर ईद की नमाज़ हुई, वहीं ईद की नमाज के बाद में जब नमाजी निकल रहे थे तो वहाँ हमारे कुछ हिंदू भाई खड़े हुए थे और वो चंदा ले रहे थे, डोनेशन ले रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम शराबबंदी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, उसके लिए डोनेशन ले रहा हूँ, और अच्छा खासा लोग डोनेट कर रहे थे उसको। मतलब ये डोनेट मतलब मुस्लिम समाज के लोग डोनेट कर रहे थे मस्जिद के अंदर, पढ़ के निकले, जो नमाज पढ़ के निकले मस्जिद के अंदर। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, ताजुल मसाजिद के अंदर, और वो डोनेशन दे रहे थे। अब उन्होंने इतना वक्त नहीं था कि किसी से पूछें कि आपकी क्या संस्था है, क्या है, आप क्या कर रहे हैं, मगर मेरा ये कहना है, इससे ये समझने की ज़रूरत है, जिस तरीके से आप उनसे कहेंगे उस तरीके से वो लोग तैयार हो जाते हैं किसी के भी साथ खिदमत करने के लिए। अगर मुझे ये पता होगा कि मेरे हिंदू भाई को कोई तकलीफ है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ ज़रा सी बात, कि मसला यहाँ ये हो रहा है कि वो खुद कोई ना कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, धीरे धीरे लोग अलग होते गए, सिख हमारे भाई उससे अलग हुए, अकाली दल बना, यादव अलग हुए, लालू जी की पार्टी बनी और मुलायम सिंह की पार्टी बनी, और धीरे धीरे लोग अलग होते हैं। एक मुसलमान कम्युनिटी ऐसी है जो जुड़ी हुई है। उसके बाद भी अगर अब मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर आप वक्फ बिल के खिलाफ हैं, जैसे कांग्रेस के हमारे भाई ने कहा, राहुल गांधी को आना चाहिए था। राहुल गांधी को जंतर मंतर पे आते और आके फिर आप सपोर्ट करते हैं ना उसको, कि आप एक तरफ मुंह जबानी ये भी कहेंगे कि हम आपके साथ में हो और आप सपोर्ट भी नहीं करेंगे, आप तो अपोजिशन में। चलिए अनस भाई, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, तय प्लेटफार्म जो प्लेटफार्म है जेपीसी किसने गठित करवाई? कांग्रेस पार्टी ने गठित करवाई। देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बात जो उम्मीद की सिल्वर लाइन आज निकली है, वो निकली है, जैसा एक शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। नमाजी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग खड़े हैं बाहर और ये कह रहे हैं कि साहब शराबबंदी का समर्थन हम कर रहे हैं और डोनेशन दे रहे हैं नमाज पढ़ के निकलने वाले मुस्लिम भाई। अब आप क्या कहिएगा साहब, यहाँ न फिलिस्तीन का झंडा आड़े आता है, न कहीं कोई नवरात्रि का तनाव है, क्योंकि बात सही है। हम सब अपने माजी, अपने अतीत, अपने पास्ट से बखूबी वाकिफ़ हैं। हमें मालूम है हिंदुस्तान का मुसलमान जो पाकिस्तान 47 में नहीं बना, जब तो नहीं गया, तो क्यों नहीं गया, उसने इसको अपना मुल्क माना है और निश्चित तौर पर उसे पूरा प्रोटेक्शन है संविधान से, सरकार से, और आपसे, हमसे भी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ शरारतें भी हैं, और कई बार जो सीमा के पार बैठे हुए बहुत ही खतरनाक मंसूबों वाले कुछ खतरनाक संगठन और मुल्क हैं, उनकी बहुत खतरनाक सोच भी है। सावधान उससे रहने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान का कोई टेंशन नहीं है साहब, ये टेंशन जबरन बन जाता है या बना दिया जाता है। लेकिन सावधान रहिएगा उधर बैठे हुए लोगों से जो चाहते हैं कि एक अमन पसंद हिंदुस्तान की छवि पर कहीं दाग लग सकता है, तो 20 करोड़ मुसलमानों और 80 करोड़ हिंदुओं के बीच में टेंशन होने से लग सकता है। तो उनकी पुरजोर कोशिश है कि इन 20 करोड़ और 80 करोड़ के बीच में टेंशन क्रिएट किया जाए। लेकिन ये दोनों बहुत समझदार हैं, जिनमें से एक का नाम है हिंदू और एक का नाम है मुसलमान। तो ये होगा नहीं, और उम्मीद करते हैं, आज अनस भाई ने भी नमाज़ पढ़ी है तो ये दुआ ज़रूर की होगी, और नवरात्रि में हमारे भी माँ देवी के सामने जो हाथ फैले हैं पूजा आराधना के, वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ कृपा रखना, और जो कृपा अतीत के विश्व गुरु ने दिखाई है अपने सबको साथ लेकर चलने की, वो अतीत के साथ इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज हुई है, वर्तमान और भविष्य में भी चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।